अनुवाद और रोजगार यह आज का विषय है। अनुवाद कभी शौकिया या एक सृजनात्मक कार्य के तौर पर देखा जाता था, लेकिन आज उसके व्यावसायिक रास्ते, संभावनाएं भी बहुत खुल गई हैं। खासकर वैश्वीकरण के बाद तो इसकी संभावनाएं जैसे जैसे दुनिया में देश एक दूसरे से नजदीक आते गए हैं, उनमें परस्पर आदान प्रदान बढ़ा है। आर्थिक नीतियों के जरिए जो आना हुआ, उनमें अनुवाद की संभावनाएं भी बहुत बढ़ी हैं। यूं पहले भी संभावनाएं थी, किंतु आज वे संभावनाएं कई गुनी बढ़ गई हैं। मैं इसको कुछ बिंदुओं के तहत रखूंगा ताकि बात को मैं सिलसिले में कर सकूं। पहले पहल जो सरकारी क्षेत्र है, उनमें अनुवादक के लिए क्या संभावना है, रोजगार की संभावना है। तो राजभाषा का जो क्षेत्र है, कार्यान्वयन का क्षेत्र है, उसमें अनुवादकों की आवश्यकता होती है। सरकारी दस्तावेजों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होता है। धारा 3(3) के तहत 1976 के तहत कुछ दस्तावेज, कुछ चीजें, कुछ कोड, मैनुअल आदि निर्धारित हैं जिनका अनुवाद करना होता है। इनमें अनुवादक की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार के कार्यालयों, केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों के अतिरिक्त उपक्रमों, बैंकों आदि में भी अनुवादकों की बहाली होती है। राजभाषा गृह मंत्रालय के ही तहत एक केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का एक काडर है जो बड़ा प्रतिष्ठित है, जिसमें करियर की अच्छी संभावना है और काफी ऊंचा तक जाया जा सकता है। निदेशक के पद भी वहां पर है। रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय का एक अपना ही अनुवादकों का कैडर है। इनकी बहाली एसएससी के द्वारा होती है। रेल भर्ती बोर्ड के द्वारा होती है। रेल मंत्रालय के अनुवादकों की बहाली मंत्रालय में होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए। इसके अलावा इसमें अधिकारी पद के लिए जो बहालियां होती हैं, जो रोजगार निकलते हैं सरकारी क्षेत्र में, वो संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से आती हैं। उपक्रमों, बैंकों की, आईबीपीएस की तरफ से और विभिन्न अन्य एजेंसियों के द्वारा हमने अपनी पहल पर एक राष्ट्रीय ट्रांसलेशन मिशन की पहल की है, जिसमें 8वीं अनुसूची में दर्ज जितनी भी 22 भाषाएं हैं, उनमें वे चीजें उपलब्ध होंगी और इसमें अनुवादक की ही मुख्य भूमिका होगी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ होम, मानव संसाधन मंत्रालय इसका नोडल ये करने, जिसने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस को इसका बनाया है। यह इसमें एक सुविधा यह है कि इसके पास ट्रांसलेटरों का एक डेटाबेस होगा। यहाँ कोई स्वयं को रजिस्टर कर सकता है और ट्रांसलेशन का काम हासिल कर सकता है। अनुवाद में डिग्री के साथ साथ अनुभव की भी बड़ी जरूरत होती है और अनुवादक को निरंतर अनुभव से अपने को मांझना पड़ता है। आज तेज गति से अनुवाद की ज्यादा जरूरत पड़ी है। अब तो अनुवाद की प्रतिष्ठा इस कदर बढ़ गई है कि अनुवाद में लाखों रुपए के पुरस्कार भी घोषित होने लगे हैं। स्वयं बुकर अभी अभी दिया गया बुकर पुरस्कार भी अनुवाद के क्षेत्र में भी दिया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो एक पुरस्कार अभी दिया था, उसमें मूल लेखक और अनुवादक दोनों को ही पुरस्कृत किया गया था। अनुवादक की प्रतिष्ठा, उनके लिए काम की संभावनाएं और उनके लिए आकर्षक रिम्यूनरेशन जिसे कहते हैं, पारिश्रमिक, ये सारे उपलब्ध हैं। सिर्फ जागरूकता की जरूरत है आज, बल्कि अनुवादक की ऐसी मांग बढ़ी है कि कई कोचिंग संस्थान भी खुल गए हैं, विशेषकर कलकत्ता के तरफ में, जहां से अनुवादक की खास तौर पे अभ्यास कराया जाता है और उधर से अनुवादक के लिए बहुत सारे लोग आते भी हैं। अनुवाद आज विश्व के लिए तीसरी आग बन गई है। वर्तमान में विश्व साहित्य में बिखरा या विश्व साहित्य में निहित जो भी ज्ञान है, विज्ञान है, उसका साक्षात्कार इसी तीसरी आंख से हमें सहज हो गया है। जो जितनी अधिक भाषाओं को जानता है, माना जाता है, वो उतना अधिक धनवान है। इसका कारण है अनुवाद की अनिवार्यता। क्यों धनवान माना जाता है? तो उसकी अनिवार्यता, अनुवाद की अनिवार्यता के कारण यह सब हुआ है और इसी अनिवार्यता के चलते रोजगार की बहुत अधिक संभावनाएं अनुवाद के क्षेत्र में आए दिन बढ़ती ही जा रही है। किंतु खेद इस बात का है कि अनुवाद परक रोजगार की जानकारी या तो बड़े शहरों के छात्रों तक पहुंच जाती है, या ये मान लीजिए
कि बड़े शहरों के जो छात्र होते हैं वो उस विज्ञापन तक पहुंच जाते हैं, किंतु ये हो सकता है ये उनका अवेयरनेस हो, नहीं बल्कि हो सकता है नहीं बल्कि है ये, लेकिन महानगरों के जो स्टूडेंट है उनके तुलना में अगर हम गांव और छोटे से शहर के छात्रों की बात करते हैं तो उनमें इतना अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस के प्रति उनका जो अभाव है, वह अभाव मुझे लगता है कि इस तरह की वेब संगोष्ठियों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इस अभाव को प्रभाव में बदला जा सकता है बात का। अब अनुवाद परक रोजगार में साहित्यिक कृतियों के अनुवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यह हम जानते हैं। साहित्य अकादमी है, साथ ही नेशनल बुक ट्रस्ट है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट है, प्रकाशन विभाग है, राज्य सरकारों की ग्रंथ अकादमियां है, उनके द्वारा बड़ी मात्रा में अनुदित ग्रंथ प्रकाशित किए जाते हैं। भारतीय भाषा में लिखी किसी भी एक मौलिक रचना का, एक ही क्यों अनेक रचनाएं भी हो सकती है, तो उस रचना का हिंदी अनुवाद के लिए आप प्रस्ताव उन्हें भेज सकते हो, जिसके चलते आपको जो है प्रस्ताव मंजूर होने पर बहुत बड़ी राशि मानदेय मिल सकता है और अनुवाद के रूप में आपकी पहचान भी होती है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वही संस्थाएं अपने अनुदित रचना को प्रकाशित करती है। इस तरह से ये काम बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। एक उत्तम और सक्षम अनुवादक की तलाश ही इन संस्थाओं का जैसे प्रयास रहता है कि उन्हें अच्छा अनुवादक मिले। दूसरे हम कहते हैं, एक मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा अनुवाद करना जानता है वो कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता, चाहे कितनी भी बेरोजगारी में वो लिपटा हुआ हो, लेकिन अनुवाद कौशल से अगर आता है तो मान लीजिए वो कभी भी निर्धन नहीं रह सकता, कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता। बहुत अधिक साहित्य अनुदित हो रहा है। हम देखते कि जैसे कि भारतीय ज्ञान परंपरा ने जिस तरह से फोकस में, नई शिक्षा नीति ने फोकस में लाया है, उसके बाद तो हम देखते हैं कि विभिन्न फिर दार्शनिक साहित्य हो, पौराणिक साहित्य हो, इतिहास हो, मीमांसा हो, ये सारी और साहित्य की मौलिक पुस्तकों के अनुवाद की एक बाढ़ सी आ गई है, जो बहुत अधिक बड़े पैमाने में रोजगार भी उपलब्ध कराती है। सवाल आया कृत्रिम बुद्धि या कृत्रिम मेधा का कि क्या वह हमारे रोजगार के अवसर को समाप्त कर देगा। ये सवाल कंप्यूटर पर कुल मिलाकर शुरू से ही उठता रहा। और कंप्यूटर क्यों, और पहले जमाने में जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, मैकेनाइजेशन शुरू हुआ, तब भी लोगों का कहना था कि यंत्रों के आने के बाद तो फिर आदमी क्या करेगा। तो मैं इस बात को इस रूप में हमेशा देखता हूं कि आप कुछ भी नया करने की कोशिश करें, यह सवाल तो उठता ही है कि क्या इससे हम कहीं प्रभावित होंगे। मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि मशीनी सहायता, जिसको हमने कहा प्रौद्योगिकी का लाभ, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बैठकें हैं, सम्मेलन हैं, यहां पर लोगों को अनुवाद की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन मैं अगर किसी नए शहर में सड़क पर निकल जाऊं तो क्या मेरे पास हमेशा एक इंटरप्रेटर खड़ा रहेगा। मुझे अपना काम किसी न किसी रूप में करना है, किसी न किसी रूप में मुझे उस नए देश में अपना काम चलाना। और उदाहरण देता हूं, अगर मैं अनुवादक के रूप में बैठकर अनुवाद करूं तो साल भर में हो सकता है कि 4-5 पुस्तकों का अनुवाद कर सकूं, लेकिन अगर मुझे मशीनी सहायता मिल जाए तो मैं 4-5 की जगह 14-15 पुस्तकों का अनुवाद शायद संपन्न कर पाऊंगा, क्योंकि मशीन के द्वारा जो पहला मुझे मसौदा मिलता है उस पर थोड़े से संशोधन करके मैं अपने काम को ज्यादा बेहतर कर सकता हूं। तो इस दृष्टि से मैं ये भी कहूंगा कि क्षमता के विकास के लिए भी मशीनों का सहायता या उसका सहारा लेना हमारे लिए आवश्यक होगा। अब एक और बात है, रोचक बात है कि क्या मशीनें इतनी दक्ष हो जाएंगी किसी जमाने में कि आदमी को वो काम करने की जरूरत ही ना पड़े और कच्चा पक्का अनुवाद आदमी जो करता है उससे लाख बेहतर
लाख गुना बेहतर अनुवाद मशीन अगर दे दे तो अच्छा ही है, तब तो फिर हमारे अनुवादक बेकार हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सोचता हूं कि मशीन लर्निंग की बात आजकल हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन मशीन लर्निंग जो है वो व्यावहारिक क्षेत्रों में, माने कि सामाजिक विज्ञान आदि में कुछ न कुछ हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन भाषा के संदर्भ में पूर्ण रूप से एक दक्ष मातृभाषी के समान भाषा का व्यवहार मशीन कर सके, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा कि आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मशीन चाहे कुछ भी करे, अंतिम अधिकारी तो आप ही। इसके लिए मैं बस इतना कहूंगा कि 4 कंपोनेंट भाषा के आदरणीय जगन्नाथन जी उसकी चर्चा करते रहे हैं, भाषाविद बार बार करते रहे हैं कि हमें अनुवादक अच्छा बनना है, इंटरप्रेटर या तत्काल भाषांतरण करने वाले व्यक्ति के रूप में अगर अपनी पहचान बनानी है तो बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए। अगर अच्छे अनुवादक के रूप में, अच्छे भाषाविद, क्योंकि अनुवाद जो है वो लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच के रूप में उसको देखा जाता है, भाषा विज्ञान की एक शाखा के रूप में, और भाषा के वैज्ञानिक ज्ञान की, वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता उसमें निरंतर पड़ती है। तो हमारे बच्चों में जो अनुवाद के क्षेत्र में जा रहे हैं या जो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाश कर रहे हैं, उनको इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि अगर व्याकरणिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से, यानी भाषा की प्रकृति को लेकर और उसके प्रयोक्ता समुदाय को लेकर अगर हम ध्यान रखेंगे तो वह अत्यंत आवश्यक होगा। इसके साथ साथ अभिरुचि का होना अत्यंत आवश्यक है। हम अनुवादक बन गए लेकिन अनुवाद करने में रुचि नहीं है, गति बनानी है तो रुचि पैदा करनी होगी, अध्ययन निरंतर सतत करना होगा, अभ्यास अत्यंत महत्व, क्योंकि अभ्यास आश्रित विधा है, अनुशासन है अनुवाद। और ये बात प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट जो बार बार कहते हैं, या करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, ये जो बात हम कहते हैं उसके मूल में भी यही है। तो हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हम अभ्यास भी करें, अध्ययन भी करें, अभिरुचि भी अपनी जागृत करें, और इन सब के साथ साथ एक संकल्प भी हमारे पास हो कि मुझे एक ट्रांसलेटर के, एक अनुवादक के रूप में, एक तत्काल भाषांतरणकर्ता के रूप में अपनी एक छवि जो है वो विद्वत समाज के सामने या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के सामने ये बनाने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है फंक्शनल हिंदी का, प्रयोजन मूलक हिंदी का। और प्रयोजन मूलक हिंदी में हमने देखा कि ऑफिशियलीज जो है, ऑफिशियल कार्यालयी भाषा का क्षेत्र है, उसमें अनुवाद की आवश्यकता है। शासन प्रशासन में तकनीकी क्षेत्र है जिसको हम टेक्निकलीज कहते हैं, उसमें भी आवश्यकता है। वाणिज्यिक भाषा के क्षेत्र में भी अनुवाद की आवश्यकता है अनुवादक की। मीडिया में, लैंग्वेज ऑफ मास मीडिया या जनसंचारी भाषा, उसमें भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या न्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, इन सब में महत्वपूर्ण बन गया। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता, उसमें भी रोजगार के अवसर हैं। अब तो बहुत से सरकारी, गैर सरकारी प्रकाशन संस्थान हैं और प्राइवेट पब्लिकेशंस जो हैं उनमें भी इस तरह की पुस्तकों के अनुवाद की एक बाढ़ सी भी आने लगी है। साहित्यिक भाषा के क्षेत्र में कविता का, कविता से इतर विधाओं का अनुवाद, वो सब भी निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है कि अनुवाद के क्षेत्र में संभावनाएं तो लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए चाहे बात प्रयोजन मूलक हिंदी की हो, राजभाषा के क्षेत्र में, या राष्ट्रभाषा के रूप में जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उनमें परस्पर अनुवाद को लेकर जिसकी चर्चा एनईपी में विशेष रूप से अब की भी जा रही है, और तमाम तरह के विधि के क्षेत्रों में, बैंकों के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, ये सारे वो क्षेत्र हैं जिनमें लगातार रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, डिमांड, मांग बढ़ रही है। और अगर विद्यार्थी या अनुवाद के क्षेत्र में जाने वाला कोई भी व्यक्ति
अगर कृत संकल्प है कि मुझे इसके माध्यम से तमाम तरह के जो रोजगार के अवसर हैं, जागरूक तो रहना पड़ेगा। चाहे वो एसएस, अब तो यूपीएससी भी अनुवादकों की नियुक्ति करने का काम कर रहा है, जो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी हैं, फिर कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी हैं, जिसमें एसएससी एक बहुत बड़ी लंबे अरसे से अनुवादकों की नियुक्ति करता रहा है। समय समय पर बैंक हिंदी अधिकारियों का, अनुवादकों का पद का विज्ञापन करते रहे हैं। संसद में बहुत से अनुवादकों की आवश्यकता राज्यसभा में, लोकसभा में लगातार बनी हुई है, वो कम नहीं हो रही है। और इस सब के अतिरिक्त अगर आप देखेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां पर अब अनुवादकों की आवश्यकता ना हो। मनोरंजन के क्षेत्र में, टूरिज्म, पर्यटन के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, सिनेमा के क्षेत्र में, दूरदर्शन और विज्ञापन आदि के क्षेत्रों में बहुत से क्षेत्र हैं। और इसके अतिरिक्त टीचिंग में भी, शिक्षण में भी, क्योंकि अनुवाद अब एक डिसिप्लिन तो हो ही गया, इसलिए स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन में हम अनुवादविद या अनुवाद के शिक्षक पैदा कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से अगर हम विदेशियों को हिंदी पढ़ानी हो तो वहां भी अनुवाद की आवश्यकता है। भाषा विज्ञान का शिक्षण करना हो तो वहां भी अनुवाद की आवश्यकता है। क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी की तरफ जाना हो या क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश की तरफ जाना हो तो वहां भी अनुवाद की आवश्यकता है। और इसी तरह रेडियो में, दूरदर्शन में, या जो न्यूज एजेंसियां हैं उनमें, इन सब में अगर आप देखेंगे तो अनुवाद और अनुवादक, इनकी मांग लगातार